बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यूनिट नंबर 6 के साथ लेक्चर नंबर 11 लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। फिज़िक्स हम डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह हम एनर्जी को जो है वो हासिल करते हैं और किस तरह एनर्जी की जो है वो टाइप्स हैं। और आज क्योंकि हम वो लेक्चर अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसका आज हम फर्दर जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे। पेज नंबर 132 आप अगर ओपन करें तो आज हम डिस्कस करेंगे कि विंड एनर्जी किस तरह हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो सिस्टम है ये आप खुद भी लगा सकते हैं जिनका ताल्लुक देहात से है। फिर मैथ एनर्जी इक्वेशन जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है इक्वल टू mc², उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, हम बार बार जो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम फॉसिल फ्यूल्स के साथ किस तरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो पेज नंबर 132 पर आप देखें विंड एनर्जी। वो कहते हैं कि विंड हैज़ बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज, हम कई सालों से जो है वो यूज़ कर रहे हैं। It has powered sailing ship across the ocean. It has been used by windmill to grain and pump water. More recently, wind power is used to turn wind turbine. जैसे कि साइडों पर आपको नज़र आ रहा होगा विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं, और ये आमतौर पर आपने जो है वो टेलीविज़न पर भी देखा होगा, लोगों के फार्म हाउस भी होते हैं उस पर भी ये कहीं लगे हुए होते हैं। और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी होता है विंड पर टर्बाइन। कुछ भी नहीं है कि आपने एक स्टैंड के ऊपर एक समझ लें कि एक पंखा नुमा चीज़ आपने एक लगा देनी है, वो आहिस्ता 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 जो है वो हवा की मदद से क्या करता है, मूव करता है। अक्सर आपने कभी देखा होगा कि जब अंधेरी आती है तो हमारे एग्जॉस्ट फैन खुद ब खुद मूव कर रहे होते हैं। हमारे जो पंखे या जो कूलर या एयर कूलर या जो हमारा पेडिस्टल फ़ैन होता है जो बाहर रखा हुआ होता है वो भी तेज़ी से मूव कर रहा होता है, क्योंकि हवा के प्रेशर की वजह से वो मूव करता है। इसी तरह ये होती है विंड टर्बाइन। ये क्या करती है, हवा का प्रेशर जब उन पर आता है, हवा स्ट्राइक करती है उनके ब्लेड्स के ऊपर, ये मूव करते हैं। और डेफिनेटली एक सिस्टम लगा हुआ होता है, वही वाला सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि अंदर छोटे छोटे से उनके पास जनरेटर्स लगे होते हैं। जनरेटर जो है वो कॉइल की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और डेफिनेटली काफ़ी हद तक के जो एरिया वो उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड हो सकती है। जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, when many wind machines are ground together to wind farms, they can generate enough power to operate a power plant. Even कि वो power plant तक जो है वो operate कर सकते हैं। In the United States of America, some wind farms generate more than 1300 megawatt, 1300 मेगावाट तक जो वो बिजली है वो पैदा कर रहे हैं in a day, एक दिन के अंदर। In a Europe, many wind farms routinely generate 100 megawatt or more electricity a day. तो definitely हवा अब चलती रहती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे समंदर के किनारे आपने देखा होगा ये वो, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके क्या करते हैं, मुफ्त में आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं। वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है और उसके बाद आपने उसको सिर्फ बैठ कर खाना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स से जो है वो आप कम से कम एनवायरमेंटल इफेक्ट भी नहीं होते। ठीक है। अच्छा, फिर एक और हम आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल क्या, आपको पता होगा कि ज़मीन के नीचे का एक टेम्परेचर ख़ास तौर पर मेंटेन रहता है, और ज़मीन की काफ़ी हद तक हम नीचे चले जाएं तो हमें एक मैग्मा, जिसको हम जो है वो लावा, आपने नाम सुना होगा अक्सर, मैग्मा जो है वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है। क्या करते हैं, हम एक ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद हम लेट्स सपोज कि ये पार्ट है जहाँ पर जो है वो लावा है, ये ज़मीन की कहीं सरफेस है ऊपर। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ड्रिल करेंगे और ड्रिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल इसके नेयर लेकर जाएंगे। नेयर से हम क्या करेंगे, वापस जो है वो पाइप को लेकर इन करके वापस लेकर जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोल्ड वाटर जो है वो इंटर करते हैं। तो वो कोल्ड वाटर इंटर होता जब यहाँ करीब आता है, क्योंकि ये मैग्मा होता है, ये मैग्मा की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, हाई होता है। तो वो यहाँ से जो इसको बाहर से अपनी हीट ट्रांसफर करता है, तो ये वाटर बाहर निकलता है, या हमारे पास क्या होता है, वाटर निकलता है, हॉट वाटर। इस तरह बिल्कुल भी हॉट नहीं होगा, लेकिन कम से कम इस टेम्परेचर की निस्बत ये टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और उस वाटर को हम थोड़ी सी हीट देकर क्या कर सकते हैं, स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टीम की मदद से तो आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो कहते हैं इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ प्रोवाइड्स अस हॉट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड हॉट स्प्रिंग।
गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग, वो कहते हैं देयर इज़ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। जो हॉट मोल्टन पार्ट है, पिघली हुई जो कुछ एक चीज़ है उसको हम कहते हैं मैग्मा। वाटर रीचिंग क्लोज टू द मैग्मा, क्लोज टू द मैग्मा के पास जाता है। चेंज टू स्ट्रीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा, दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी। तो ज़मीन की है तो ज़मीन को जियो कहते हैं, तो जियो ज़मीन की अगर हम हरारत को इस्तेमाल करेंगे तो जियो थर्मल वॉल्स कैन बी बिल्ड बाय ड्रिलिंग डीप नियर हॉट रॉक्स एट प्लेसेस वेयर मैग्मा इज नॉट वेरी डीप। Water is then pushed down into the well and the rock quickly heat the water and change into a stream. It expands and move up to a surface. The stream can be piped directly into houses and offices and heat purpose. It can also used to generate electricity. ठीक हो गया। जो अनदर थिंग है वो है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। मैंने आपको उस दिन बताया था कि बायोमास जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके ताल्लुक़ जो है वो थोड़ा देहात से है तो आप खुद भी कर सकते हैं। आपको पता है देहात के अंदर जो एनिमल का जो गार्बेज होता है वो आपके पास एज आ वेस्ट के तौर पर आप यूज़ भी करते हो, उसको बर्न करके जो है वहाँ पर एज आ बर्निंग फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। हम क्या कर सकते हैं कि उसी बायोमास को क्या करेंगे कि आपने एक कुआँ बनाना है, कुएँ के अंदर आपने उस सारे गार्बेज को जो है ना वो इकट्ठा करते रहना है, इकट्ठा करते रहना। उसके ऊपर आपने उसको ढकना देना। बैक्टीरियल रिएक्शन होगा, बैक्टीरियल रिएक्शन होने के नतीजे में गैसेस प्रोड्यूस होंगी और जो मीथेन गैस है, जो सुई गैस जिसको कहते हैं, वो आएगी। ऊपर आपने नोज़ल पे हल्का सा पाइप लगा देना, जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम इतनी गैस आपको मिल जाएगी कि आप अपने गाँव के जो 8, 10, 15 घर हैं ईज़िली वो क्या कर सकते हैं 24 घंटे जो है वो नेचुरल गैस उनको मिलेगी और वो क्या कर सकते हैं खाना पकाने का इस्तेमाल ईज़िली कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बायोमास। और अब दुनिया में इसके ऊपर भी बड़ा, क्योंकि आपको पता है गंदगी और जो गार्बेजेस है और ये डंपिंग जो सारे मामला हैं इसका भी बहुत इजाफा होता जा रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इसको भी प्रॉपर जो है वो डैम्प करने के बाद हम इससे क्या कर सकते हैं फ्यूल जनरेट कर सकते हैं। तो बायोमास इज द प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्न एज अ फ्यूल। अदर फॉर्म ऑफ बायोमास आर गार्बेज, farm waste, sugar cane and other plants. These waste are used to run power plants. Many industries that use forest product get half of their electricity by burning bark and other wood waste. Biomass can serve as another energy source, but problem are these in use. इसको use करने के point of view से problem है। When animal ducts, dead plants and dead animal decompose, जब वो decompose होते हैं they give off a mixture of methane and carbon dioxide. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय बर्निंग मीथेन, और मीथेन को आप बर्न करने से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने घरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो है मास एनर्जी इक्वेशन। मास एनर्जी इक्वेशन किस तरह काम करती है? वो कहते हैं कि आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है और विद द एमिशन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। ये वो इक्वेशन थी जिसने बुनियाद रखी थी और जिसकी वजह से हम एनर्जी को जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सके और जिससे हमने जो सही मायनों में मैं आपको बताऊं कि जो हाइड्रोजन बम की जो बेसिक इक्वेशन है या जिसको हम कहते हैं बेसिक जो थ्योरी है वो इसी के बात थी कि हमने किसी एक मैटर को यूरेनियम को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपको पता है कि लॉट ऑफ जो है वो हमें एनर्जी भी मिलती है और वो सारा मामला हो सकता है। तो आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू हिम अ लॉस इन द मास ऑफ अ बॉडी, अगर किसी बॉडी का मास लॉस होता है तो प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ एनर्जी। अगर मास लॉस होगा तो वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। दिस हैपन इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। द रिलेशन बिटवीन द मास एंड ई एनर्जी ई इज़ गिवन आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन। उसने क्या कहा कि ये किसके बराबर होता है? ई इक्वल टू mc स्केल। उसने कहा कि एनर्जी जो है वो मास में और में कन्वर्ट हो सकता है। हेयर c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। जो c है वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The above equation shows that tremendous amount of energy can be obtained from the small quantity of matter. It appears that matter is a highly concentrated form of energy. The process of getting energy from our nuclear power plants is based on the above equation. मैंने भी आपको बताया कि जो हम पावर प्लांट हमारे जो काम करते हैं वो इसी इक्वेशन के ऊपर बेस करते हैं। द प्रोसेस इज़ टेकिंग प्लेस ऑन द सन, और यही जो प्रोसेस है वो सन और स्टार्स में भी हो रहा है लास्ट मिलियन ऑफ ईयर से, तभी हमारे पास जो है वो लॉट ऑफ हीट जो है वो मिल रही है। ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सन एनर्जी विच इज़ द अर्थ, दिस इज़ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। और ये अभी वो कहता है कि उसका बहुत ही कम फ्रैक्शन, यानी कि जो रिएक्शंस जो हैं वो सन के ऊपर यानी सूरज में जो रिएक्शंस हो रहे हैं या और स्टार्स पर हो रहे हैं उसके नतीजे में हमारी ज़मीन पर उसका सिर्फ कुछ एक हिस्सा
पहुँचता है और उसी की वजह से देखें ज़मीन के ऊपर जो है वो लाइफ जो है वो अलाइव है। और बाकी आप देखें कि और इसके अलावा कितनी जो है वो एनर्जी होगी, तो लिहाजा मैथ एनर्जी में और एनर्जी मैथ में कन्वर्ट हो सकता है। यही आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, और इसको यूटिलाइज़ करके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम इसी का यूटिलाइज़ करते हैं। ओके जी, आज हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करना वो करना है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है हम जनरेट कैसे कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स की मदद से। तो इसकी एक ब्लॉक डायग्राम है, ये आमतौर पर आ जाती है, ये मैं आपको ड्रॉ भी करने के लिए किस तरह ये काम करती है और किस तरीके से कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मदद से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कहते हैं वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस। हम इलेक्ट्रिसिटी घरों में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, बिजनेस सेंटर्स में, फैक्ट्रीज़ में, इन द फार्म्स और खेतों में और फार्म हाउसेस के अंदर भी। वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑब्टेन यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स सच एज ऑयल, गैस एंड कोल। तो हम डिफरेंट मेथड्स के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न इन थर्मल पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल एंड डिस्क्राइब इन द बुक डायग्राम एज शोन इन फिगर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि केमिकल एनर्जी जो होती है स्टोर होती है, जो किसी भी फॉसिल फ्यूल के अंदर वो एज इनपुट जाती है। तो आपके पास जो भी केमिकल एनर्जी होती है किसी भी फॉसिल फ्यूल के अंदर, चाहे वो आप गैस यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, क्रूड ऑयल को बर्न करने के बाद, या कोयले को, या आप लकड़ी को कर रहे हैं, या आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको भी आप बर्न करेंगे तो जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर होगी फॉसिल फ्यूल के अंदर, हमने इसको एज ए कॉमन ले लिया, फॉसिल फ्यूल वो एज ए इनपुट आपके पास यूज़ होगी। फिर वो क्या करेगी, जो हीट एनर्जी होगी वो हम यूज़ करेंगे, जो इसके बढ़ने के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होगी अच्छा, इसके बाद क्या होगी कि हमने बॉयलर के अंदर हीट को, बॉयलर ऐसा एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर वाटर जो है कन्वर्ट होता है स्टीम के अंदर। अब वाटर को हम आमतौर पर घरों में अगर पानी को गर्म करें तो काफ़ी देर के बाद वो भाप बन जाती है और हम स्टीम लेते भी होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो उसको हमें पानी को भाप बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। अब हीट हम कहाँ से लेकर आएंगे कि हम केमिकल एनर्जी जो कि फॉसिल फ्यूल चाहे वो कोई भी यूज़ करें, उसको हम जब बर्न करेंगे उसके नतीजे में जो हीट निकलेगी वो हम क्या करेंगे, जो बर्निंग प्रोसेस इसको हम कह सकते हैं, ये बर्निंग प्रोसेस। इस बर्निंग प्रोसेस के नतीजे में जो हीट आएगी उस हीट से हम क्या करेंगे, स्टीम को प्रोड्यूस करवाएंगे किसके अंदर, बॉयलर के अंदर। फिर वो हीट जो स्टीम जो है वो क्या करेगी, उस स्टीम के हम पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेंगे टरबाइन चलाने के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि टरबाइन को चलाने के लिए डायरेक्ट आपको गैस नहीं चाहिए होती, आपको स्टीम चाहिए होती है, और उस स्टीम को पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, केमिकल एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल्स है उसकी जो केमिकल एनर्जी अंदर होती है उसको हम बर्न करने के बाद हीट लेते हैं, उस हीट से हम वाटर को स्टीम बनाते हैं, वो स्टीम जाकर क्या करती है, ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवा लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ओके, उसके बाद जो मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टरबाइन यूज टू जनरेट रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर मैंने आपको बार बार बताया था कि आपके पास टरबाइन में खुद कुछ नहीं करना होता, खुद चलने के बाद उसने किसको चलाना होता है, जनरेटर को चलाना होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टरबाइन यूज टू रन
जनरेटर असल में बिजली जो बिजली पैदा करनी है वो जनरेटर ने करनी है, जनरेटर को हमने क्या करना है, चलाना। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर जो जनरेटर हमारे पास है, जैसे आपके स्कूल में एक जनरेटर है, जब लाइट जाती है तो हम उसके अंदर फ्यूल डालते हैं, तो पेट्रोल बिजली पैदा करता है? नहीं, पेट्रोल बिजली पैदा नहीं करता। अच्छा, कुछ गैस के जनरेटर हैं, गैस बिजली पैदा करती है? ना पेट्रोल बिजली पैदा करता है ना गैस बिजली पैदा करता, तो फिर हम उसमें पेट्रोल क्यों डालते हैं? अब सवाल ये आया कि पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालने के बाद स्पार्क करते हैं, स्पार्क होने के बाद अंदर उसके आग लगती है, बर्निंग प्रोसेस होता है, उसके नतीजे में हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो गैसेस पिस्टन के ऊपर जाती है, पिस्टन अप एंड डाउन मूव होता है, उस पिस्टन की मूव होने की वजह से अंदर क्या करती है, कॉइल रोटेट करती है। वो कॉइल आप हाथ से रोटेट करवा लें तो आपने बच्चों के मैकेनिकल देखा होगा, वो बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उनको यूँ ज़ोर से करना है तो उसके ऊपर हल्की सी लाइट होती है, वो लाइट आना शुरू हो जाती है। आपने मस्कुलर एनर्जी देनी है, आप अगर इतनी हिम्मत है तो आप खड़े होकर सारा दिन उसको कॉइल को घुमाते रहें तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं आएगी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हमने इसको क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक स्पीड एक देनी होती है, हमने एक खास अमाउंट से हमने इलेक्ट्रिसिटी लेनी होती है ताकि हम अपनी डिज़ायर चीज़ों को चला सकें, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर पेट्रोल या गैस, अब पानी नहीं डाल सकते क्योंकि पानी बर्निंग प्रोसेस नहीं करता। जो चीज़ें बर्निंग प्रोसेस के नतीजे में हीट प्रोड्यूस करेंगी वो हीट इस्तेमाल करके तो फिर बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर उस हीट से हम फिर वाटर को स्टीम बनवाते हैं, उस स्टीम की मदद से जो है वो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी टरबाइंस को जब मूव करवाना होता है तो वो हम डायरेक्ट प्रेशर नहीं दे सकते, पिस्टन नहीं लगे होते, वहाँ पर हमें ब्लेड्स को मूव करवाना होता है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं टरबाइंस को मूव की वजह से मूव करवाते हैं। ठीक, और फिर हमारे पास जो आउटपुट आती है वो क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी। आउटपुट आपके पास आ जाए। तो ये बेटा वो तरीकाकार है जिसके नतीजे में हम क्या कर सकते हैं, फॉसल फ्यूल्स की मदद से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने अभी आपको आज बताया, डिटेल मैंने आपको बता दिया। इसी तरह जो डैम्स हैं, डैम्स के अंदर भी वाटर की मदद से जो हम कर रहे थे तो वाटर को हम डायरेक्ट स्ट्राइक करवाते हैं, उसका नाम ही हाइड्रो डैम, वो हाइड्रो टर्बाइंस होता है, या विंड टर्बाइंस है तो वो डायरेक्ट हवा जो है उसके साथ टकरा कर उसको मूव करवाती है। और क्योंकि फिर जब हमने अपने डिज़ायर लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वहाँ तो ये है ना कि हवा की क्वान्टिटी जितनी भी आ रही होगी उसके हिसाब से वेरिएशंस आएंगी। इसमें यह होता है कि फिर आप खुद से एक स्टोर फ्यूल उसको देते हैं और उसकी बर्निंग के नतीजे में एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है और उसके नतीजे में आप सारा जो है वो कैलकुलेशन करके अमाउंट ऑफ क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और फिर जितनी हमें ज़रूरत होती है उसके मुताबिक ही हम उस पावर प्लांट को जो है वो क्या करते हैं, चलाते हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया बेटा, आज हमने डिस्कस किया पेज नंबर 132, 133 और इसकी फ्लोट शीट डायग्राम ये अच्छी तरह आप बना लें, ये समझ लें। इसकी आती होती है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ यही 4 नंबर का कि किस तरह जो है आपने बनाना था, तो ये फ्लो शीट डायग्राम से आपने इसको बनाना होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम एनर्जी एंड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे और अगले 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।